हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सजेशन रहेगी कि ये जो आईएसएलएम टॉपिक है, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है। तो इससे रिलेटेड हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा था, द एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू आईएसएलएम। लेकिन उस वीडियो के स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है, 12 से लेके 15 मिनट है, उसमें हमने थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करी थी कि ये जो ओरिजिन है आईएसएलएम का, the moments along the IS and LM को, the shifts along the IS and LM को, वो समझाने की कोशिश करी थी। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो और एंड मेरे ख्याल से दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। Dear students, this is Dr. Athar Tajamul Islam and you are watching Economics Success Point. अभी बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स बैच 2021 का गेस्ट पेपर डिस्कस करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन रहेगी दैट डोंट रिमेन कन्फाइन्ड टू दिस गेस्ट पेपर। सारे सिलेबस को आप लोगों ने वैसे ही कंप्लीट किया होगा, बस इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करना। वन मोर थिंग, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उससे जो है वीडियो लेंथ बढ़ जाती है and it becomes boring to watch. Without wasting your precious time, let us start the video. इसमें जो आपके 3 पार्ट्स रहते हैं, I mean to say there are 3 sections in the question paper. सबसे पहला जो सेक्शन है that is short answer type and it contains 8 questions. हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होते हैं और इसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो मेंशन किया है that is what is repo and reverse repo rate. सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि रेपो रेट जो है दैट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स बाय कीपिंग सम सिक्योरिटीज जस्ट लाइक बॉन्ड्स और शेयर्स एज कोलैटरल एंड इट इज ऑलवेज लेस देन द बैंक रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है दैट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बारोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बाय कीपिंग सम सिक्योरिटीज बॉन्ड्स और शेयर्स एज कोलैटरल। मतलब रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक बारो करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शंस इसके हैं दे आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी। ब्रॉड मनी जो है दैट इज M3 एंड नैरो मनी जो है दैट इज M1। M1 में क्या आता है C प्लस DD प्लस OD, और फिर ब्रॉड मनी हम क्या ऐड करते हैं द टाइम डिपॉजिट, वो चीज हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन गुड्स एंड मनी मार्केट। गुड्स मार्केट किसको हम कहते हैं? सिंपली अगर हम बताएं, गुड्स मार्केट इज द मार्केट इन विच कंपनीज एंड हाउस होल्ड्स इंटरेक्ट टू बाय एंड सेल द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो मनी मार्केट होता है वो कोई एक ट्रेडिंग प्लेस या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है विच इज डीलिंग विद द मनी। Money market is the collective name given to various firms and institutions that deal with various grades of near money. Near money. और नियर मनी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे उसमें बॉन्ड्स है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है या टाइम डिपॉजिट्स है।
और इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। और सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं, इट इज ए मार्केट फॉर सिक्योरिटीज दैट हैव अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच शिफ्ट IS एंड LM कर्व। क्वेश्चन नंबर 5, द फैक्टर्स आर सिंपली, हम कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहेगा, फिर भी हमारा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होगा, उससे क्या होगा कि देयर विल बी ए चेंज इन IS एंड LM कर्व। दैट मीन्स CIGNX, ये सब फैक्टर्स जो है दे आर काजिंग चेंज इन IS कर्व। और जब हम LM कर्व की बात करें, when we are talking about the derivation of the LM curve, we are keeping the supply of money constant. So a change in the supply of money will shift the LM curve. One more thing, ये ISLM से रिलेटेड मैंने इससे पहले एक MCQs बेस्ड एक वीडियो अपलोड करा था चैनल पे, लेकिन उस वीडियो के पहले जो 15 मिनट है उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था अबाउट द ऑरिजिन, about the terminologies related to the ISLM, it is working, the moments caused on the ISLM, the shifts, the factors which are causing shift in the ISLM, or the simultaneous equilibrium in ISLM। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन रहेगी कि उस वीडियो को आप जरूर एक बार देख लेना, उससे आपके बहुत सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीगेट डिमांड अगर हम सिंपली कहें कि इट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड and AD over the long term equals GDP, or aggregate demand is the relationship between the quantity of output demanded at the aggregate price level, और सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड या परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम किससे कहते हैं? इट इज द which simply shows the various amounts of aggregate output which the producers in the economy are willing to produce and willing to produce and sell at various price level. It relates aggregate supply with price level. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द 3 रेंजेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। आप जानते हो रिगार्डिंग द aggregate supply curve, regarding the shape of the aggregate supply curve, there are 3 views: the classical view, the Keynesian view and the modern view। modern view में उसके 3 रेंजेस होते हैं। अगर आप इसको ड्रा करके देखोगे, दिस इज द फर्स्ट रेंज, यहां से लेके यहां तक एक रेंज है, इसको हम नियरली फ्लैट रेंज कहते हैं, और इट इज also known as Keynesian range। and then from this point to this point it is intermediate range, इसको हम upward sloping range भी कहते हैं। and then finally this range, it is highly steep range, और इसको हम classical range भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम सिंपली जो है मेंशन किया है, दैट इज डिफाइन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन and stagflation. Inflation simply means it is the process of rising price, or it is the persistent rise in the general price of goods and services of common or daily use in an economy over a period of time. या अगर हम कीनेशन सेंस की बात करें तो he says the true inflation begins when elasticity of supply of output in response to increase in money supply has fallen to zero. उसके बाद deflation simply it is the opposite of inflation, that means it is excessive fall in process prices and money incomes of factors of production. तो इसमें purchasing power of currency जो है that rises over time, it benefits the customers, they can purchase more goods and services. और इसके अगर आप causes देखोगे, it is decrease in money supply, it is a decline in aggregate demand, it is increased productivity, it is reduced government spending, it is desire to increase savings. और जो इन्फ्लेशन है उसमें हम सिंपली कहते हैं when too much money is chasing too few goods, or simply it reflects a reduction in the purchasing power per unit of money. तो उसके बाद जो इसमें जो हमने मेंशन करा है, दैट इज व्हाट इज स्टैगफ्लेशन. It is the economic condition when stagnant economic growth, high unemployment rate, and high inflation combine together. That is inflation plus stagnant growth equals stagflation. And this term emerged during 1973-75 recession, जब ऑयल शॉक्स लगे थे. ओपेक ने जो ऑयल शॉक्स दिए थे, मतलब पेट्रोलियम का जो प्राइस है उसमें जो है इंक्रीज किया था. इसके अगर आप कॉजेज देखोगे, इट इज द इंक्रीजिंग द कंट्रीज मनी सप्लाई एंड अलोंग साइड रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस. या जो दूसरा इसका कॉज हो सकता है, दैट इज सप्लाई शॉक्स, मतलब दैट इज a sudden and unexpected increase in the price of a commodity like oil prices surge accordingly while profit is dropped. ये चीज हमने 1973-75 में ऑलरेडी देखे हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे, दे आर डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. बट अगर हम टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी देखेंगे, दैट इज द स्पीड ऑफ द इन्फ्लेशन, तो उसमें हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन या फिर रनिंग इन्फ्लेशन या उसके बाद फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन वो भी मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Structural simply means when occurs when there is a mismatch between the jobs that are available and people looking for work. That means there is mismatch between the demand for labor and supply of labor. And this mismatch could be because job seekers don't have skills required to do the available job. उसके बाद इसमें नेक्स्ट टर्म है, दैट इज फ्रिक्शनल, and it occurs as a result of gap between two jobs. When people between jobs in the labor market, as well as when people are they are transitioning into and out of labor force. फिर इसके बाद हमने इसमें disguised unemployment. It is simply that does not affect aggregate economic output. It is that type of unemployment that does not affect the aggregate economic output. It occurs when productivity is low and too many workers are filling too few jobs. जैसे हम कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है दैट इज जीरो और दैट इज वेरी लो. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन बिजनेस साइकिल एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बहुत सारे डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे. जैसे मिचल एक इकोनॉमिस्ट है, he says business cycles are fluctuations in the economic activities of organized economic economies.
या जो कीन्स कहते हैं, ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड characterized by rising prices and low unemployment percentages, with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentage. या जो alternating periods of expansion and contraction in economic activity जो होते हैं उनको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसके अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखोगे, सिंपली इसमें मेंशन कर सकते हो कि जो बिजनेस साइकिल है दे आकर पीरियडिकली, या बिजनेस साइकिल जो है दे आर सिंक्रोनिक, या जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है जैसे कार्स, हाउसेज, रेफ्रिजरेटर्स, दे आर अफेक्टेड मोस्ट बाय द साइक्लिक फ्लक्चुएशन। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जैसे फूड, क्लोथिंग, शूज एटसेट्रा, दे डज नॉट अफेक्ट वेरी मच ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। या इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जो बिजनेस साइकिल है दे आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, प्रॉफिट फ्लक्चुएट मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ इनकम। उसके बाद जो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सिंपली द डिफाइन रिसेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। रिसेशन किसको हम बोलते हैं? इसको आप अगर आप देखोगे रिसेशन या प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी जो है इट इज आल्सो नोन एज बूम या अपस्विंग या एक्सपेंशन। इसमें जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं जैसे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स या प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या हमारा आउटपुट, वो इंक्रीज होते हैं एंड दे इंक्रीज साइमल्टेनियसली। या इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है दैट इज ओनली अ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल टाइप्स। बहुत सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉस्पेरिटी के। उसके बाद अगर आप रिसेशन देखोगे, इसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं कि देयर इज रैपिड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, या जो इकोनॉमिक बाकी फैक्टर्स रहते हैं जैसे प्राइसेस हो गया, जैसे वेजेस हो गया, जैसे प्रॉफिट्स हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। व्हेन द जीडीपी डिक्लाइंस फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, द इकोनॉमी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी इन रिसेशन। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दैट इज डिफाइन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी किसको हम कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली इट रेफर्स टू द सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज that are directed towards influencing the quantity of money and credit in an economy. इसके बाद जो फिस्कल पॉलिसी है, it refers to the government's decision about taxation and spending, and these both policies are used to regulate economic activity. इनके जो ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखोगे वो सेम। इसके बाद सेक्शन बी, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने मेंशन किया है दैट इज डिफाइन मनी सप्लाई एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अगर हम देखें, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मॉनेटरी मीडिया ऑफ एक्सचेंज available to a society for use in connection with the economic activity of the country। या अगर हम कहें इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, इसको हम स्टॉक ऑफ मनी या मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो इसका मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है दैट इज द, अगर हम कहें कि आरबीआई जो है उसने जो है डेटा जो है पब्लिश करना शुरू किया ऑन 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई since April 1977, that is M1, M2, M3, M4। M1 that is simply the narrow money, और इस वो क्या होता है इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। ओके, तो उसके बाद जो इसमें आता है दैट इज M2। M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स। उसके बाद M3 उसको हम ब्रॉड मनी भी कह सकते हैं, दैट इज M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद जो है दैट इज M4, उसको हम ब्रॉडेस्ट मेजर भी कह सकते हैं,
तो दैट इज M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स एज वेल। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन डराइवेशन ऑफ आईएस कर्व एंड शिफ्ट्स इन आईएस कर्व। डराइवेशन ऑफ आईएस कर्व से रिलेटेड मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें पूरा आईएसएलएम का जो वर्किंग है, इसका जो ऑरिजिन है, इसकी वर्किंग, द मोमेंट्स इन द आईएसएलएम, द शिफ्ट्स इन द आईएसएलएम, ये सब चीज़ें आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर हम बताएं कि ये जो शिफ्ट्स इन आईएस कर्व है दे आर caused due to the change in consumption, investment or government expenditure or NX, that is net exports। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द शेप ऑफ शॉर्टर्न एग्रीगेट सप्लाई को एज पर द क्लासिकल व्यू एंड कीनेशन एंड मॉडर्न व्यू। अगर हम इसमें देखें जो है कि देयर इज conflict among the economists regarding the shape of the short-run aggregate supply curve, that means disagreement among the economists। इसमें जो तीन व्यूज आपको है दैट इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स इट इज शेप जो है दैट इज वर्टिकल। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कीनेशन व्यू की, उसमें जो इसकी शेप रहती है दैट इज लाइक दिस, पहले ये हॉरिजेंटल होता है फिर उसके बाद वर्टिकल बन जाता है आफ्टर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड इन एन इकोनॉमी। एज पर द मॉडर्न व्यू इट इज शेप इज लाइक दिस। और इसमें जो है तीन रेंजेस होते हैं। द फर्स्ट वन रेंज इज फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट ए, इसको हम नियरली फ्लैट रेंज कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कीनेशन व्यू। फिर उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है इसको हम अपवर्ड स्लोपिंग रेंज कहते हैं और इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट रेंज। उसके बाद पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक इसको हम हाईली स्टीप रेंज कहते हैं या इसको हम क्लासिकल रेंज भी कह सकते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन किया है दैट इज distinguish between momentous and shifts in the aggregate demand curve। What do the points of aggregate demand curve reflect? अगर हम सिंपली एग्रीगेट डिमांड कर्व में जो आप देखोगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व होता क्या है, सिंपली अगर हम कहें कि इट रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द इकोनॉमी एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। और जब भी हम डेरिवेशन इसकी करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूज द कीनेशन इनकम एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पे देख लीजिए आप, ये से लाइक इज द कीनेशन इनकम एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। यहाँ से हम जो है एग्रीगेट आउटपुट मेजर करते हैं और यहाँ से हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को मेजर करते हैं एंड दिस इज 45 डिग्री लाइन। उसके बाद जो है से दिस इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो हम करते हैं कि पैनल बी में जो हम यहाँ से एग्रीगेट आउटपुट मेजर करते हैं और यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं, फिर इस चीज़ को हम यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं दैट इज एग्रीगेट आउटपुट हर एक प्राइस लेवल पे क्या है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द इकोनॉमी एट डिफरेंट प्राइस लेवल। लेकिन जो हम इस वाले पैनल में डिपिक्ट करते हैं दैट इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द एग्रीगेट आउटपुट। लेकिन यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट इन रिलेशन टू द प्राइस लेवल। फिर जो ये एग्रीगेट डिमांड को है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इसका डेरिवेशन में पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता है। तो विद ए चेंज इन प्राइस लेवल देयर इज ए चेंज इन एग्रीगेट आउटपुट। दैट मीन जब प्राइस लेवल ज़्यादा होता है तो एग्रीगेट आउटपुट जो है वो कम होता है और जब प्राइस लेवल कम होता है तो एग्रीगेट आउटपुट जो है वो बढ़ता है। एंड
when we change our positions from A to B, say from point A to B, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोमेंट कहते हैं। लेकिन जो इसमें अगर आप शिफ्ट्स की बात करेंगे, शिफ्ट्स में सिंपली हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 शिफ्ट्स की बात अगर हम करें, इट इज व्हेन द एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस लेवल। ठीक, मतलब कि हमें प्राइस लेवल जो है उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है, बिकॉज मोमेंट्स आर काज्ड इन द एग्रीगेट आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लेवल। दैट इज नॉन प्राइस फैक्टर्स में जब भी कोई कभी चेंज आता है, उससे अगर हमारा आउटपुट चेंज होता है, उसको उससे क्या होता है कि हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट्स आते हैं। दैट मीन्स कीपिंग द प्राइस लेवल कांस्टेंट व्हेन एवर देयर इज चेंज इन एग्रीगेट आउटपुट। जब हम डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड को करते हैं, वी आर कीपिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई, वी आर कीपिंग देम कांस्टेंट। और जब इन फैक्टर्स में चेंज आए, तो उससे क्या होता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट्स आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, दिस इज द एग्रीगेट आउटपुट, दिस इज द प्राइस लेवल, से दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व keeping the price level constant. Say for example, government increases its expenditure, that means expansionary fiscal policy जो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, तो उससे क्या है, हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी में एग्रीगेट आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, से फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कीपिंग द प्राइस लेवल कांस्टेंट। प्राइस लेवल कांस्टेंट होगा लेकिन एग्रीगेट आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, तो नया डिमांड को जो है, इफ दिस इज डी डी वन and this will be DD2. That means it will cause the shifts in the aggregate demand को। ऐसी ही अगर हमारी टैक्सेशन में चेंज आती है, टैक्सेशन पॉलिसी में, मतलब टैक्सेशन कम होगा तो हमारा एग्रीगेट आउटपुट बढ़ जाएगा, या इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाता है उससे भी शिफ्ट्स होते हैं, या अगर मनी सप्लाई में चेंज होती है तो उससे भी जो है शिफ्ट्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पता ही होगा कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड आउटपेसेस द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, दैट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है, दैट इज मोर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उससे क्या है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाता है, इसको आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो। या फिर उसके बाद जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, दैट इज decrease in the aggregate supply of goods and services, that is stemming from an increase in the cost of production। उसको इसको भी आप जो है डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो। और जो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू है, दैट इज जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, दैट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिक्लाइन इन एग्रीगेट सप्लाई। Demand pull inflation is a rise in aggregate demand, but cost push inflation, that is rise in price of inputs। Demand pull inflation जो है, that is beginning of inflation। और जो cost push inflation है, that type of inflation is difficult to stop। And जो demand pull inflation, that is caused by monetary and real factors, but cost push inflation है, that is caused by business groups who respond to rise in costs। और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, दैट occurs इन मोस्ट इकोनॉमीज। और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट नॉट रेलेवेंट इन करंट टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन बिजनेस साइकिल एंड एक्सप्लेन इट इज डिफरेंट फेजेस। बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन एक दो जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद जो आप इसमें फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आप मेंशन करने हैं, तो these phases have been called by different names by different economists। तो अगर आप मेनली देखोगे तो इसके 4 फेजेस है, लेकिन हम 6 फेजेस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। दैट इज लाइक दिस, से फॉर एग्जांपल, हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो फेज़ है इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने हैं क्या होता है, मतलब कि जो हर एक इकोनॉमिक वेरिएबल होता है उसमें इंक्रीज आ जाता है। फिर इसके बाद ये पीक होता है, दैट मीन्स इट इज़ द फेज इन विच द इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ बिजनेस साइकिल अचीव्स इट इज मैक्सिमम लिमिट। इट इज़ आल्सो नोन एज अपर टर्निंग पॉइंट। उसके बाद जो रिसेशन ये वाला फेज है,
इसको हम रिसेशन कहते हैं। उसके बाद जो है ये वाला फ़ेज़, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें सिंपली जो है देयर इज़ एन इमेंस डिक्रीज़ इन वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना? जैसे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट, हैं? उसके बाद जो है ये वाला फ़ेज़ जो है, इसको हम जो है लो पॉइंट कहते हैं। तो इसमें जो इसको हम ट्रफ कहते हैं, ठीक? उसके बाद जो यहाँ से ये फ़ेज़ शुरू होता है, इसको हम रिकवरी कहते हैं। उस इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व यूजिंग आईएसएलएम। एग्रीगेट डिमांड कर्व shows a relationship between price level and real GDP when there is simultaneous equilibrium in goods and money market. फिर ये जो एग्रीगेट डिमांड को है, इसका जो इंटरसेक्शन एग्रीगेट सप्लाई को हो से होता है विद वेरिएबल प्राइस लेवल दैट डिटरमाइन्स द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल। तो अगर हम इस वे में देखें, दैट इज एग्रीगेट डिमांड को दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। से फॉर एग्जांपल अगर हमें अब इसको डायग्रामेटिकली जो है डिराइव करना होगा with the help of ISLM model, say for example this is ISLM और यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है, this is the national income and this is rate of interest, and say for example this is the prevailing market price P और ये हमारा नेशनल इनकम है। से फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस लेवल अगर कम होता है यहाँ से P से P1, जब भी प्राइस लेवल में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इट प्रोड्यूसेस थ्री इफेक्ट्स, दैट इज रियल मनी बैलेंस इफेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट एंड द फॉरेन ट्रेड इफेक्ट। जब प्राइस लेवल कम होगा तो इट क्रिएट्स रियल मनी बैलेंस इफेक्ट, दैट इज द रियल मनी बैलेंस विल इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगा इट विल शिफ्ट द एलएम को टू द राइट, से दिस इज एलएम को, इट विल शिफ्ट टू द राइट, दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम लाइज एट पॉइंट पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिक्रीज होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, दैट मीन्स विद ए डिक्रीज इन प्राइस हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाता है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, रियल मनी बैलेंस जो है दैट विल डिक्रीज, दैट विल शिफ्ट द एलएम कर्व टू द लेफ्ट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और हमारा नेशनल इनकम यहाँ पे कम हो जाएगा, दैट इज विद इंक्रीज इन प्राइस लेवल नेशनल इनकम। जब हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे इट विल गिव एग्रीगेट डिमांड कर्व। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, सॉरी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इसमें अगर हम देखें सिंपली मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं and they are determining the amount of real GDP and the price level। और इसका पर्पस क्या होता है, टू एक्सप्लेन हाउ द वेरियस इवेंट्स लाइक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज जो है दे आर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन बोथ रियल जीडीपी एंड प्राइस लेवल। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो है एग्रीगेट सप्लाई को जो है दैट इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो जब हम कहेंगे व्हेन देयर इज इंटरसेक्शन ऑफ शॉर्ट रन व्हेन देयर इज इंटरसेक्शन ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, दैट मीन्स we have to consider two types of aggregate supply curve, short run and long run. Therefore there are two types of macroeconomic equilibrium, short run macroeconomic equilibrium and long run macroeconomic equilibrium। short run equilibrium जो है it is different from long run equilibrium। long run equilibrium जो है it is the state towards which the economy is moving, while as the short run equilibrium is the actual state of the
economy as it fluctuates around potential GDP. Say for example, this is the real GDP. यहाँ से हम मेजर करते हैं और यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं. This is the aggregate demand curve and this is the aggregate supply curve, because this is the short run aggregate supply curve, SAS, say like that. And here it is the intersection, that means this is the macroeconomic equilibrium. और यहाँ पे क्या है, aggregate output demanded equals aggregate supply of output. Suppose for example price level जो है that increases to P2, say for example P2, this is P1, say like that. तो यहाँ पे क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी डिमांडेड जो है दैट इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी सप्लाइड. यहाँ पे आप देखिए सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड. दैट मीन्स द फर्म्स विल नॉट बी एबल टू सेल ऑल देयर आउटपुट, या उसके बाद जो है क्रोनोलॉजी, फर्म्स विल कट बोथ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस will continue till equilibrium price OP is reached and real GDP produced and sold is again that is equal to this point, that is Y0. तो अगर फिर हम बात करेंगे लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एक इट occurs at the price level where aggregate demand को intersects long run aggregate supply को. और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकल, वो पता है, एट पोटेंशियल जीडीपी. So long run equilibrium occurs when real GDP equals potential GDP. तो where there is intersection of the long run aggregate supply को and aggregate demand को, वहां पे जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है. उसके बाद जो हमने इसमें जो है सेक्शन बी दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस करने का होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क्स. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज the Keynesian theory of Keynesian theory of demand for money and rate of interest. अगर आप जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हमारी है रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, दैट सेज कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस, और जो डिमांड फॉर मनी दैट इंक्रीजेस ड्यूरिंग बूम एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिप्रेशन. लेकिन जो मॉडर्न एरा है, modern idea about the demand for money, it was put forward by James Keynes in 1936. उसमें वो क्या कहते हैं, there are 3 motives, वो सब आपने पढ़ा होगा. the transaction motive, it is further divided into 2 motives, income motive, business motive. और ये जो transaction motive है, it depends upon the size of the individual's income, the interval at which the income is received, methods of payment which are prevailing in the society. और जो प्रिकॉशनरी मोटिव है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, दैट मीन्स द पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर्म फॉर अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज. ठीक है, जैसे सिकनेस, एक्सीडेंट्स, डेंजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या अदर अनसर्टेन इवेंट्स जो है, डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल, नेचर ऑफ द इंडिविजुअल या कंडीशंस इन विच ही लिव्स. उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव मोटिव. It refers to the desire of the people to keep cash balances as an alternative to financial assets जैसे bonds, शेयर. लेकिन ये जो इसमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज दिस इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करते हैं. दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर यहाँ से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है. इट शोज परफेक्टली इलास्टिक. लेकिन what is the reason for the downward sloping of this curve? It indicates
inverse relationship between the speculative demand for money and rate of interest. और इसके पीछे रीजन क्या है? Because there is inverse relationship between the bond price and rate of interest. वो शायद एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है, वो पढ़ा होगा आपने. Why there is inverse relationship between the bond price and rate of interest. और वही रिलेशनशिप यहाँ पे काम करता है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, that is explain derivation of LMCO and explain simultaneous equilibrium in goods and money market. डेरिवेशन ऑफ जो LMCO है उसमें मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हो. फिर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अमंग गुड्स एंड मनी मार्केट. ये जो ISLM है, it relates to variables, that is national income and rate of interest. So income and rate of interest are therefore determined together at the point of intersection of these two curves. Simply अगर हम कहें, say for example this is the ISCO and this is LMCO. This is the simultaneous equilibrium in goods and money market at point A. इस पॉइंट पे क्या है कि जो नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, they are in equilibrium. So goods market is in equilibrium because aggregate demand is equal to aggregate output, and money market is in equilibrium because demand for money is equal to supply of money. Thus the ISLM co model is based upon investment demand function, consumption function, money demand function, quantity of money. इसमें क्या है कि जो रियल फैक्टर्स है जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, या मॉनेटरी फैक्टर्स जिसमें हमें डिमांड फॉर मनी या सप्लाई ऑफ मनी, दे आर प्लेइंग अ पार्ट इन जॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ. और इन फैक्टर्स में अगर चेंज आता है, दे आर कॉजिंग ए शिफ्ट इन ISLM कर्व एंड देयरफॉर चेंज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम. फिर उसमें आप शिफ्ट्स भी दिखा सकते हो कि इसमें शिफ्ट्स कब आ सकते हैं. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. इफ दे इंक्रीज, the rate of interest will decrease. If they will the supply of money will decrease, it will increase the rate of interest and decrease the national income. या अगर हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज होता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होता है, उससे क्या होगा, से फॉर एग्जांपल हमारा आयस करो शिफ्ट होगा इफ देयर इज एन इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर कम होता है तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. या अगर हमारी चेंज इन डिजायर टू सेव या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो चेंज होता है. फिर उसके बाद जो इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 3. इट इज द एक्सप्लेन डेरिवेशन एंड शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड को थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट, दैट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट है, जो है उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है ऑन एग्रीगेट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. जब भी हम डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड को करते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज कीनेशन इनकम एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क. जब भी हमारा से फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सो दिस विल शिफ्ट अपवर्ड्स, एंड दिस चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज डेल्टा जी. इससे क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल सेम रहेगा और एग्रीगेट डिमांड को में यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा फ्रॉम AD1 to AD2, and it will create change in national income by delta y. that is delta y जो है it is equal to delta g 1/1 minus MPC के. that is गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है एंड द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर. ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफाइन इन्फ्लेशन एंड इट इज डिटर्मिनेंट्स, डिस्कस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. Determinants means the causes, that is over expansion of money supply, expansion of bank rate, non-development expenditure, huge planned investment, high population growth, deficit financing, demand pull inflation, cost push inflation, expectation of inflation या राइजिंग वेजेस इसमें आ सकते हैं. उसके बाद जो इसमें एक क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. Monetary measures simply the measures taken by the मॉनेटरी अथॉरिटी. इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव मेजर्स या फिर उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स दे एम एट कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, और जो क्वालिटी है दे कंट्रोल द यूज एंड डायरेक्शंस ऑफ क्रेडिट. और क्वांटिटेटिव में आप मेंशन कर सकते हो जैसे बैंक रेट या सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या डिक्रीज इन क्रेडिट फैसिलिटी, या करेंसी डिमोनेटाइजेशन. और क्वालिटेटिव में आप रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सॉशंस, या रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, या डायरेक्ट एक्शन, या पब्लिसिटी आप मेंशन कर सकते हो उसमें. जो फिर उसमें आता है फिस्कल मेजर्स, और फिस्कल मेजर जो है दे आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. उसमें सबसे पहला जो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्सेशन, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, encouraging savings, balanced बजट सिस्टम. या डायरेक्ट मेजर्स आप मेंशन कर सकते हो, कंट्रोलिंग द वेज रेट है, रैशनिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स. उसके बाद जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, फिलिप्स को. जो अब फिलिप्स को के बारे में जो है, it was British economist A.W. Philippus, who published an article in 1958. That is the relationship between unemployment and rate of change in money wages in UK from 1861 to 1957. And he says there existed an inverse relationship between rate of unemployment and rate of increase in money wages. That is, there is inverse relationship between them. यहाँ से हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं और यहाँ से हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. लेकिन फिर अगर आप ये चीज़ देखोगे कि जो है फिलिप्स को कुड नॉट होल्ड गुड ड्यूरिंग 70s एंड 80s, ड्यूरिंग द ऑयल शॉक्स इन 1973-74 जब ओपेक बना था कार्टेल. फिर 1979-80 में उन्होंने फिर से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज किए थे. तो उसमें फिर बहुत सारे व्यूज है कि वाई दिस फिलिप्स करू कुड नॉट होल्ड गुड. जैसे कीनेशन व्यू है, दे आर से कीनेशंस व्यू, दे आर सेइंग दैट इट वाज ड्यू टू द एडवर्स सप्लाई शॉक. फिर उसमें फ्रीडमैनस व्यू भी आ जाता है. फिर उसमें जो है फिलिप्स को वो कहा जाता है कि इट इज द लॉन्ग रन फिलिप्स को विच इज नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग बट इट इज वर्टिकल. फिर उसमें एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, या उसके बाद जो है दैट इज रैशनल एक्सपेक्टेशन, दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर ल्यूकस इन 1972. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो से अगर आपको लगता है कि बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ख्यालात का इजहार जो है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं.